नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि आप लोगों को कुछ अपडेट दे पाने में मैं सक्षम नहीं था, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। नए सिरे से एक बार फिर प्रयास करते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया और हमारे साथियों ने जो मेहनत की और उससे जो सटीक नतीजों पर हम लोग पहुँचे, चुनाव से पहले सारे सर्वे एजेंसीज़ को धता बताते हुए आपकी आवाज़ ने जो विश्लेषण किया, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बारे में, वो 95% तक कह सकते हैं कि सही निकला। लेकिन अब बात करते हैं इससे आगे की, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका वही प्यार दोबारा से मिलेगा। आप उसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर बात करते हैं आगे। तो अब लोकसभा के चुनाव के बाद घटा क्या, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं जिस पर हम लोग अपना आकलन नहीं दे पाए हैं। वक्त रहते अगर ज़रूरत लगेगी तो उस पर भी बात करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, अब की बार 400 पार, और विपक्ष ने उसके अपोजिट खड़े होकर के, उसके सामने खड़े होकर के कहा कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। क्या वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरह पूर्ण बहुमत और 300 से ऊपर सीटें मिलती तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करती? इस पर भी करेंगे विश्लेषण, लेकिन अगले कार्यक्रम में। आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद घोषित हुए 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर बात करें इससे पहले एक बार हरियाणा का आकलन कर लेते हैं। हरियाणा पर 2 तरह की राय बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनका मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि जो विपक्ष के समर्थक लोग हैं, जो विपक्ष का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे साथियों का जो एनालिसिस है, हमारे साथियों ने जो वहाँ विश्लेषण किया, जो लोगों से बात की और बात करना शुरू किया, तो शुरुआती जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं लोगों से बात करने के बाद, हम लोगों का आकलन क्या है उस पर आज बात कर लेते हैं। हरियाणा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हरियाणा में हो सकता है। एक तरफ़ा भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस वहाँ चुनाव जीतने जा रही है, और लोगों का आकलन ये भी था कि भाजपा को महज 2 या 3 सीट मिलना संभव है, इससे ज़्यादा सीटें मिलना संभव नहीं है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हरियाणा में एक तरफा चुनाव नहीं है, हरियाणा में चुनाव 50-50 है। तो ओवरऑल लोकसभा के चुनाव में हुआ क्या, तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में बाइपोलर इलेक्शन हुआ और वो सीधा मुकाबला था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। यहाँ कांग्रेस ने एक बाजी मारी और उन्होंने खासतौर से जो जाट वोट था, जाट समुदाय का जो वोट है, वो कंसोलिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को गया। और वहीं दूसरा जो था वो बड़ा तबका था दलितों का और माइनॉरिटी का वोट, मुस्लिम समुदाय का और दलितों का वोट जाट समुदाय के साथ मिलकर के वोट किया, और वहाँ 50-50 रहा। जो नतीजा आया, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5 सीटें जीती कांग्रेस ने। लेकिन लोकसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी समीकरण लगभग वही है कि जाट कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस के पक्ष में है, दलितों का एक बड़ा तबका आज भी कांग्रेस के पक्ष में है, और माइनॉरिटी का, मुस्लिम समुदाय का तबका, वो भी कांग्रेस के फेवर में है। कह सकते हैं सिख वोट जो है वो भी कांग्रेस के फेवर में है। चुनाव अभी भी लोगों का मानना ये बाइपोलर होने जा रहा है, लेकिन फिर भी जो तीसरी शक्तियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए भी कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कुछ सीटें वो भी निकाल सकते हैं। तो अभी की जो स्थिति है वो ये कि ये 3 कम्युनिटी मिलकर के वहाँ कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। उसके साथ में जो किसान समुदाय है, खासतौर से सैनी जी को लाने के बाद कहा गया कि ओबीसी का सारा वोट बीजेपी को शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी में भी बंटवारा है और एक तबका कांग्रेस को भी जा रहा है। दूसरा, किसान आंदोलन का असर भी है। जो ग्रामीण तबके का वोट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का वोट है, वहाँ आज कांग्रेस मजबूत हुई है। लेकिन चुनाव एक तरफा मैं फिर कहूँगा कि नहीं है, वहाँ अभी भी चुनाव नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल कांटे का संघर्ष है।
उस ओर चुनाव जाता दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें और क्या क्या रह जाता है, तो आप ये समझिए शहरी क्षेत्रों में आज भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है। और मैंने आपको 3 फैक्टर ये बताए कि जो 3 बड़े समुदाय हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं। उसके अपोजिशन में यादव समुदाय का बड़ा वोट है, गुर्जर समुदाय का बड़ा वोट है, ये सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। खत्री समुदाय का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, बहुतायत में मैं बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा पेच यहाँ फंसता है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी नेक टू नेक फाइट है, और आप मानिए कि हम लोगों के मुताबिक कम से कम 8 से 10 सीट्स, जो लोग अभी मना कर रहे हैं, जो लोग इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया और विपक्षी पार्टियों में खासतौर से जो तीसरी शक्ति है जिसको बोल सकते हैं, छोटी पार्टियों के लिए कुछ नहीं बचा, वहाँ छोटी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। 8 से 10 सीट निर्दलीय और छोटी पार्टियाँ जीतने की स्थिति में बचती 80 सीटें। 80 सीटों में जो घमासान है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। टिकटों का बंटवारा बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन एक तरफा चुनाव न तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है न कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस अपर एज पर दिखाई दे रही है और किसान आंदोलन का भी असर इसमें रहेगा, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि आज कांग्रेस अपर हैंड है, कांग्रेस थोड़ा लीड लिए हुए है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनाव एक तरफा है, नेक टू नेक फाइट है। दूसरा मैं देख रहा था कि कुछ सर्वे एजेंसीज़ ने पिछली बार की तरह इस बार भी अपना खेल चालू कर दिया। चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करने का जो एक प्रयास होता है तमाम सर्वे एजेंसीज़ की तरफ से, वो किया जाने लगा है। मोदी जी बड़ा फैक्टर है, मोदी जी के नाम पे अगर आज वोट पड़े तो देश में फिर माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी के नाम पे सीटें बढ़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये महज कोरी कल्पना है। आज मोदी जी कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर स्थानीय मुद्दों पर होगा। जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उस पर लोग वोट करेंगे। मोदी जी के नाम पर जितना चलना था उतना चल चुका है, और ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है कि इस समय पूरे देश का ये माहौल दिखाया जाए कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद हैं, तब जबकि पिछले चुनाव में अभी 4-5 महीने पहले ही 60 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की मैसिव ब्रांडिंग के बाद किया। दूसरा कुछ स्वयंसेवी संगठन, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ का संगठन है, उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर के तथ्यों के साथ ये बताने का प्रयास किया कि 79 सीट 79 सीट ऐसी हैं जिस पे जो परसेंटेज बढ़ा है चुनाव के वोटिंग के बाद रहस्यमय तरीके से, उसका असर हुआ है, तो नुकसान और भी हो सकता था। उत्तर प्रदेश में अगर बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना ये है कि उन्होंने कम से कम 10 से 15 सीटें अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से खोई हैं या प्रशासनिक दखल की वजह से खोई हैं। अब आप सोचिए, अगर इस दावे में दम है तो उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ मानी जानी चाहिए। उस पर बात करेंगे बाद में। 2027 में चुनाव है, लेकिन हाँ 10 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो होने हैं 10 विधानसभाओं के, उसके बारे में भी हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं और तरह तरह के तथ्य जुटा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक चौंकाने वाली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम अपना खाता खोल सकती है। याद रखिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को नकारा नहीं जा सकता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ दलित और मुस्लिम समुदाय की लामबंदी चंद्रशेखर के पीछे हो रही है, वो बहुत कुछ बयां करती है। भाजपा के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए क्या है, इस पर भी करेंगे बात। हरियाणा का मोटा मोटा विश्लेषण आपको हमने बता दिया, जो भी मोटा मोटा आकलन है। सीट वाइज भी प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम प्रदेशों का आकलन हम लोगों ने किया था। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन थोड़ा सब्र करके, थोड़ा रुक के कुछ और जुटा लेते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो भी हवाबाजी नहीं है, इस पर भी गौर करिए, बात करिए लोगों से, आपको भी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।